सृष्टि, एज वी नो आज आप एक पब्लिक स्पीकर और एंटरप्रेन्योर हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि आप अपना इंट्रोडक्शन अपने अंदाज में हमारे दर्शकों को बताएं। Hi Priyanshu, hi Ahem. Thank you for having me on your show. My name is सृष्टि शर्मा. मैं एक सीरियल एंटरप्रेन्योर हूँ और एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ. पब्लिक स्पीकर बाय डिफॉल्ट बन गई. सो करेंटली आई एम द फाउंडर एंड सीईओ एट गेम. गेम एशिया का पहला ऑनलाइन ई स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम यूथ को करियर बिल्डिंग का अपॉर्चुनिटी देते हैं. अलॉन्ग विद दैट मैं इंडिया की पहली कंपनी स्पेस माइनिंग में भी बिल्ड करने में हेल्प कर रही हूँ. और उसके अलावा मैंने एक प्रोजेक्ट शक्ति स्टार्ट किया है जो एक वेरिएबल है, जो हम लोगों ने एक ब्रेसलेट बनाया है. आप बोल सकते हैं एक बैंगल टाइप जो विमेन सेफ्टी के लिए हमने बनाया है. सो इट्स अ ब्रेसलेट जो एक माइल्ड कैपेसिटी में सामने वाले अटैकर को शॉक दे सकता है, जिससे एक वुमेन अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती है. सो दीज आर द 3 मेजर प्रोजेक्ट्स दैट आई एम बिल्डिंग इन राइट नाउ. इसलिए सीरियल एंटरप्रेन्योर. बहुत बार ये ऐसे लगता है कि सीरियल एंटरप्रेन्योर क्या होते हैं, तो वो सीरियल में एक्टिंग करने वाले एंटरप्रेन्योर नहीं होते. मैं हमेशा बोलती हूँ तो सीरियल एंटरप्रेन्योर वो लोग होते हैं जो एक टाइम पे 2-3 चीजें एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं. सो आई कम फ्रॉम दैट कैटेगरी. और मैं एक सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ. तो प्रोजेक्ट किलकारी और प्रोजेक्ट रहमत जैसे सोशल इनिशिएटिव मैंने शुरू किए जहाँ पे हम बच्चे हो गए उनकी एजुकेशन पे और मैनुअल स्कैवेंजर्स के रिहैबिलिटेशन पे काम करते हैं. सो ये मेरा थोड़ा बहुत बैकग्राउंड है. पब्लिक स्पीकर बाय डिफॉल्ट बन गई. सो दिस इज अ ब्रीफ ऑफ व्हाट आई डू. कूल. सो सृष्टि, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के बाद प्रोसेस को स्लो करते हैं, थोड़ा सा स्लो डाउन करते हो. आप सीरियल एंटरप्रेन्योर, बहुत सारे कंपनीज के साथ आप प्रोजेक्ट के साथ आप काम कर रहे हो, तो थोड़ा सा इसको प्रोसेस को स्लो करते हैं और थोड़ा डिटेल में बताएं, मतलब कि जो कंपनीज आपके हैं जैसे गेम है और इसके अलावा और जिस कंपनीज के लिए या कंपनी में आप जो काम कर रहे हो अपने जो प्रोजेक्ट के लिए, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताओ. श्योर है, हम इसको धीरे धीरे करके समझते हैं. तो पहले मैं गेम के बारे में बताना चाहूंगी. तो गेम, जैसे मैंने कहा, गेम स्टैंड्स फॉर गेमिंग एंड मल्टीप्लेयर ई स्पोर्ट्स. तो ये हमने एशिया का पहला ऑनलाइन मार्केट प्लेस बनाया है. आप बहुत सारे बच्चों को, बड़ों को, एक्चुअली आजकल बूढ़े लोगों को भी फोन पे पबजी, कॉल ऑफ ड्यूटी खेलते हुए देखते होंगे. तो हमने अराउंड 3 साल पहले अपॉर्चुनिटी रियलाइज की जहां हमें लगा कि लोग फोन पे गेम्स खेलते तो हैं, बट उसमें हम उनको करियर बिल्ड करने में कैसे हेल्प करें. तो मैं और मेरे पार्टनर, हम लोग ऑलमोस्ट 10 साल से खुद गेमर्स हैं और हमें रियलाइज हुआ कि ऐसे एक प्लेटफॉर्म की जरूरत थी जहाँ पे कोई भी इंसान जो मोबाइल गेम खेलता है और उसका कोई इतना हाई लेवल ना हो, अगर वो लेवल 1 या 2 पे भी हो, वो अपने इस टैलेंट को कमर्शियलाइज कैसे कर सकता है, उससे पैसे कैसे कमा सकता है. और हमें रियलाइज हुआ कि ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं था जो इस प्रॉब्लम को केटर कर रहा था. तो दैट वाज द टाइम जब हमने गेम शुरू किया. तो गेम आपके रोज के पैशन को, आपका जो गेमिंग का पैशन है या ई स्पोर्ट्स का पैशन है, उसको प्रोफेशन में कन्वर्ट करने में मदद करता है. लोगों से हमें बहुत प्यार मिला इस प्रोजेक्ट को लेकर. सो टुडे एज आई स्पीक हमारे प्लेटफॉर्म पे 15,000 से ज्यादा रजिस्टर्ड यूजर्स हैं. 650 से ज्यादा ई स्पोर्ट्स टीम हम ला चुके हैं. और ये लोग सिर्फ इंडिया के नहीं है, ये लोग रशिया और यूएस के भी हैं. एंड पीपल हैव रियली लव्ड द वर्क दैट आई डू. सो ये गेम का एक छोटा सा मैंने आपको बताया अबाउट गेम. अगर मैं अपने दूसरे प्रोजेक्ट के बारे में बात करूं जो है स्पेस माइनिंग, तो हमने इंडिया की पहली कंपनी बनाई है जो एक टेक्नोलॉजी हमने इन्वेंट की है दैट कैन एक्सट्रैक्ट रेयर अर्थ मेटल्स फ्रॉम मून. तो आप देखते हो कि रेयर अर्थ मेटल्स वो मेटल्स होते हैं जो आप और मैं डेली यूज करते हैं, गोल्ड, सिल्वर, लिथियम, प्लैटिनम. तो उसकी जो डिमांड है ना, हमने रियलाइज किया कि वो कभी खत्म नहीं होगी. बट सप्लाई साइड में क्वेश्चन आ गया. बचपन से हमें सिखाते हैं रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, रिसोर्सेज को अच्छे से संभालो वरना वो एक दिन खत्म हो जाएंगे. सो वो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हुए हमने एक टेक्नोलॉजी बनाई है विच विल बी लॉन्च लाइक अ सैटेलाइट. और ये मून पे जाके वहां के मिनरल्स, जो मिनरल्स अर्थ पे नहीं है और मून पे ज्यादा अवेलेबल है, उसकी ड्रिलिंग करके उसको अर्थ पे वापस लाएंगे. सो दैट इज स्पेस माइनिंग. माइनिंग ऑफ स्पेस, मून को माइन करना इज द सेकेंड प्रोजेक्ट दैट आई एम एक्टिवली वर्किंग ऑन. और थर्ड, जैसे मैंने बताया, दिस इज द प्रोजेक्ट विच इज क्लोजेस्ट टू माई हार्ट, इज शक्ति. इंडिया में आज भी आप देखते हो कि रेप हो गया, डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, ऐसे बहुत इश्यूज हैं जो फीमेल्स को डे टू डे बेसिस पे फेस करना पड़ता है. तो एज अ फीमेल मुझे लगा आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कि यार इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन है. मतलब ठीक है, हम लोगों को एजुकेट करते हैं या पुलिस अपना काम कर रही है, बट डिस्पाइट ऑल ऑफ दैट, इंडिया के स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से आज भी हर 16 मिनट में एक लड़की का अनफॉर्चुनेटली रेप होता है. सो दिस इज अ वेरी वेरी मेजर प्रॉब्लम. और बहुत चीजें हैं, शर्म के हमारे रिपोर्ट नहीं करते, बहुत चीजें फैमिलीज एक्सेप्ट नहीं करती. तो ये एज अ वुमेन मुझे लगा दैट दिस प्रॉब्लम हैज टू बी सॉल्व.
तो हमने एक ब्रेसलेट बनाया, बैंगल, जैसे आप देख रहे हो नॉर्मल बैंगल मैंने पहना है, तो एक ब्रेसलेट है, इसमें एक ऑन एंड ऑफ का बटन होगा। तो कभी भी कोई विमेन जिसने ब्रेसलेट पहना हुआ है उसे लगता है कि वो एक थ्रेटनिंग सिचुएशन में है, या उसे लग रहा है कि उसके आसपास माहौल ठीक नहीं है, या ईव टीजिंग जैसी चीज भी उसे फेस हो रही है, रात को अकेले कैब नहीं कर सकती, ट्रैवल नहीं कर सकती, वो इस ब्रेसलेट का सिर्फ ऑन बटन एक्टिवेट करे तो सामने वाले अटैकर के स्किन के कांटेक्ट में अगर आप इस ब्रेसलेट को लेके जाते हो तो उन्हें एक 10 मिली एम्पियर से भी छोटा इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, जिससे वो इट्स नॉट डेडली बट वो इंसान डर के आपसे दूर चला जाए, और जिसने भी वो पहना है उसको वहां से निकलने का, एस्केप टाइम हम उसको बोलते हैं, वो मौका मिल जाए वहां से निकलने का। तो इस इंटेंशन के साथ हमने ये ब्रेसलेट बनाया है। इनिशियल सर्टिफिकेशंस हमें मिल गए हैं एंड वी आर स्टिल इन द प्रोसेस, जहाँ पे हम बता रहे हैं कि डेडली नहीं है या ये हाई वोल्टेज पे काम करता है, करंट पे काम नहीं करता। सो होपफुली वील गेट दैट, और हम चाह रहे हैं कि इस प्रोडक्ट के थ्रू बहुत सारे ऐसे अनफॉर्चुनेट जो इवेंट्स होते हैं हम उन्हें एक एक्सटेंड तक रोक पाए। सो ये मेरा तीसरा प्रोजेक्ट है शक्ति, जिससे मैं चाह रही हूँ कि हिंदुस्तान की या दुनिया की, आई विश एक दिन हर लड़की जो वो शक्ति है वो बन पाए। सो दीज आर द 3 projects that I'm currently involved in. I have. Yeah. So Srishti, you are a TEDx and Josh Talk speaker. Tell us little about this. ये TEDx और स्पेशली जोश टॉक तक पहुंचने का सफर आपका कैसा रहा? Sure, Priyanshu. So, जैसे आपने स्टार्टिंग में भी कहा, यू कॉल्ड मी पब्लिक स्पीकर, तो टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, आइडिया पब्लिक स्पीकर बनने का कभी भी नहीं था। हाँ, सपना जरूर था एक दिन कि कुछ ऐसा मैं काम करूं कि मुझे एक बारी टेड टॉक देने का मौका मिले, बट आई फील वेरी फॉर्चुनेट कि लाइफ में बहुत जल्दी मुझे एक नहीं बट 4 बारी टेड टॉक और जोश टॉक के मंच ने भी मुझे बुलाया अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए। सो टू बी वेरी ऑनेस्ट, डे 1 से एजेंडा काम करने पे था। मैंने लाइफ में बहुत फेलियर्स देखे हैं, अभी जोश टॉक, टेड टॉक और अवार्ड्स की बात होती है, बट मैंने जर्नी बहुत पहले शुरू की थी अपनी लाइफ में। मैं 16-17 साल की थी तब मैंने काम करना शुरू किया था, और फोकस हमेशा काम पे था। धीरे धीरे काम रिकॉग्नाइज होने लगा, 2 लोग से 4 लोग से बेसिक आर्टिकल्स आने लगे, और जब जब मुझे मौका मिला एनीवेयर व्हेनेवर आई स्पोक अबाउट माय वर्क, तो लोग उससे कनेक्ट कर पाए। तो तब मुझे रियलाइज हुआ दैट मे बी मैं अकेली नहीं हूँ व्हाइल आई एम स्ट्रगलिंग और व्हाइल आई एम इन द जर्नी। इट इज वेरी सॉलिटरी एट टाइम्स, बट धीरे धीरे जब मैंने लोगों को अपनी बातें बतानी शुरू की, एंड दे स्टार्टेड कनेक्टिंग विद इट, और मुझे लगा कि मेरी अपनी स्टोरी शेयर करने से और लोगों को भी हेल्प कर रहा है, तो धीरे धीरे 2 से 4, 4 से 8, एंड फिर करते करते आई गॉट द चांस टू स्पीक एट TEDx एंड जोश टॉक्स। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट प्रियांशु, मैं उसको एज अ बेंचमार्क नहीं देखती। मुझे जहां भी मौका मिलता है, चाहे वो छोटा प्लेटफॉर्म हो, बड़ा प्लेटफॉर्म हो, कैसा भी हो, मेरा जो मोटिव होता है वो सिर्फ अपनी कहानी ट्रांसपेरेंटली सामने रखना होता है। और बहुत बारी लोगों को पसंद आती है, बहुत बारी लोगों को पसंद नहीं आती, बट एजेंडा ये है कि अगर सुन के कोई एक भी इंसान उससे मोटिवेट हो जाए कि अगर यार ये कर सकती है तो शायद मैं भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, सो माई जॉब इज डन। तो सफर अच्छा रहा है, ऑफकोर्स जब आपका काम रिकॉग्नाइज होता है, सो इट फील्स वेरी वेरी गुड। बट एजेंडा टू बी वेरी ऑनेस्ट स्पीकिंग का तो कभी भी नहीं था, कभी भी नहीं था, बट इन द प्रोसेस इट हैपेंड, सो आई एम वेरी वेरी मच थैंकफुल फॉर दैट। Yeah. Cool. So, सृष्टि, सिचुएशन अब थोड़ा हमारा इंटेंस होते जा रहा है, तो एक थोड़ा और मैं इंटेंस और कह सकते हो थोड़ा एक सीरियस क्वेश्चन की तरफ हम जाते हैं। लाइक यू आर एन ह्यूमन एंटरप्रेन्योर, सो लाइक आई वांट लाइक टू नो फ्रॉम यू कि एक ह्यूमन एंटरप्रेन्योर को आप कैसे देखते हो, ह्यूमन एंटरप्रेन्योरशिप हमारे कंट्री में स्पेशली, एंड हाउ डू यू थिंक ये ह्यूमन एंटरप्रेन्योरशिप जो है कैसे हमारे कंट्री में चेंजेस लाने वाले हैं, और इससे आने वाले टाइम में क्या क्या बदलाव होंगे? लाइक आई एम टॉकिंग ऑन द GDP लेवल, इकोनॉमी लेवल, ये ह्यूमन एंटरप्रेन्योरशिप क्या क्या बदलाव हमारे कंट्री में इन फ्यूचर में आप देख रहे हो जो ला सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा बताएं। श्योर अहम, बिफोर आंसरिंग दैट क्वेश्चन मैं एक चीज बोलना चाहूंगी दैट आई एम एक्चुअली वर्किंग फॉर द डे जहाँ पे हमें एंटरप्रेन्योर्स और विमेन को इकट्ठे जोड़ना ना पड़े, विमेन एंटरप्रेन्योर्स भी एंटरप्रेन्योर्स कहलाएं और फीमेल फाउंडर्स भी फाउंडर्स कहलाएं, बिकॉज अभी भी विमेन एंटरप्रेन्योर्स और फीमेल फाउंडर्स माइनॉरिटी ग्रुप में आती हैं। कमिंग टू योर क्वेश्चन, ये चीज हम लोग हमेशा नॉर्मल पॉलिटिकल डिस्कशन हो गया या लोग आपस में भी बात करते हैं दैट यार यूएस या बहुत सारी ऐसी डेवलप्ड कंट्रीज और इंडिया विच इज अ डेवलपिंग कंट्री, उसमें मेजर व्हाट्स द डिफरेंस। ऑफ कोर्स बहुत सारे फैक्टर्स है, बट अगर मैं एक फैक्टर की बात करूं तो जो डेवलप कंट्रीज है उसमें 50% ऑफ द पॉपुलेशन इज ऑल्सो एक्टिवली इन्वॉल्व इन वर्किंग, जबकि हम इंडिया की बात करें तो शुरू से अब ऑफ कोर्स टाइम चेंज हो रहा है, बट मेंटालिटी ये रही है, या मेरी भी मदर को मैंने हमेशा देखा है कि वो घर संभालते हैं और फादर इज द ब्रेड अर्नर, और यूजुअली ऐसे रहा है। आज भी
लड़कियों के लिए काम करना या करियर बिल्ड करना इज अ चॉइस, शी हैज अ चॉइस। वो चाहे तो वो कर सकते हैं, वो नहीं चाहती तो वो नहीं कर सकते, उसके पास चॉइस है। बट फ्रॉम मेन वी एक्सपेक्ट कि नहीं यार, उनको तो घर चलाना ही चलाना है और करना ही करना है। सो आई थिंक ये जो माइंडसेट है, इस रीजन की वजह से आर लाइक इंडिया इज स्टिल अ डेवलपिंग नेशन, इट्स नॉट डेवलप्ड। सो हाउ आई सी टू इट इज अहम कि पहले फोकस था विमेन को वर्किंग प्रोफेशनल्स बनाना, टेलिंग देम कि यार सिर्फ घर संभालना है, बच्चे संभालना आपका काम नहीं है, आपको कॉर्पोरेट में या व्हाटएवर वर्किंग फील्ड में आना जरूरी है। अब वो टाइम आ गया वेयर वी सी मोर वुमेन इन द वर्कफोर्स, बट अब स्ट्रगल डिफरेंट है। अब मैं ये नहीं कहूंगी कि जस्ट बिकॉज वुमेन हैव स्टार्टेड वर्किंग चीजें ठीक हो गई या फिर इक्वालिटी आ गया, वो आ गया। नाउ आई वुड से द स्ट्रगल इज विमेन को लीडरशिप पोजीशंस पे देखना। आप पॉलिटिक्स उठा लो, पार्लियामेंट उठा लो, फोर्ब्स लिस्ट उठा लो, कुछ भी उठा लो, विमेन टॉप लीडरशिप पोजीशन में आज भी नहीं है। तो स्ट्रगल वो है। विमेन औरतों का एंटरप्रेन्योर बनना बहुत ज्यादा जरूरी है। नंबर वन इज बिकॉज इंडिया नीड एंटरप्रेन्योर्स। सिर्फ विमेन नहीं, इंडिया को एंटरप्रेन्योर्स की जरूरत है। The way jobs are declining, the way population is increasing, the way unemployment is increasing, we need job creators, we don't need much job seekers. Job seekers already बहुत है। आप न्यूज़पेपर में देखते होंगे, PhD किए हुए लोग, पियोन की उस पोस्ट के लिए दे हैव टू अप्लाई। तो हालत इतनी खराब है। तो एंटरप्रेन्योरशिप इन जनरल बहुत जरूरी है, और विमेन का स्टेप इन करना बहुत जरूरी है। बिकॉज ये डिस्कशन हमने किया था कि जब एक विमेन एंटरप्रेन्योर बनती है तो वो और ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देती है, बाहर नहीं घर में भी। बिकॉज आई रिमेंबर दिस डिस्कशन दैट वी हैड, जब आप कह रहे थे कि एक विमेन जब अपने घर से बाहर जाएगी तो और लोग एम्प्लॉय होंगे वाइल वो घर को संभालने के लिए। तो मैं कहूँगी एंटरप्रेन्योरशिप जनरली कंट्री के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। 2020 to 2030 is the era of entrepreneurship, and women entrepreneurship is definitely more important in that aspect according to me. जॉब क्रिएशन से लेकर विमेन को लीडरशिप पोजीशन पे देखना। विमेन आर गुड एट मल्टीटास्किंग, मुझे ऐसा लगता है, तभी वो घर और बाहर दोनों संभाल सकती हैं। तो ये लीडरशिप या ये मल्टीटास्किंग अगर लीडरशिप पोजीशंस पे दिखने लग गई तो कहाँ से कहाँ हम लोग पहुंच सकते हैं। तो मेरा ये टेक है, इन जनरल विमेन एंटरप्रेन्योर्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इन addition to entrepreneurship, how important entrepreneurship is for the development of a nation. That is what I feel about this. Yeah, talking about, like, you're talking about the job creators, definitely the job creation will be increased if the women entrepreneurs will be increased in our country as well, right? So women entrepreneurs, आपको सही बोला कि लाइक आप उस दिन के लिए काम कर रहे हो कि सब entrepreneur के साथ ऐसे women के साथ ऐसे differentiate ना करना पड़े, right? बट ये चीज़ आने वाले टाइम में अगर चेंज होगा तो डेफिनेटली ये जॉब क्रिएशन वाला पार्ट जो है वो भी बहुत बढ़ेगा, एंड जो इंडिया का जो बेरोजगारी है उसमें भी काफ़ी कमी आएगी, एंड डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा वो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। जी, इट्स फॉर द गुड चेंजेस। डेफिनेटली। और जिस देश में अभी तक मतलब औरतें हाउसवाइफ है, उस देश को सुपर पावर बनने का सपना भी नहीं देखना चाहिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जब बोलते हैं ना कि घर में एक जब वुमेन इज वर्किंग तो वो घर भी संभालती है, बाहर भी संभालती है, तो वो मल्टीटास्किंग होती है। बट अनफॉर्चुनेट बात ये है कि हम उसको ना वहीं तक रोक देते हैं, और उस मल्टीटास्किंग या जो आप बोलते हो कि विमेन आर गुड एट हैंडलिंग मल्टीपल थिंग्स, तो उनको आई थिंक ये अपॉर्चुनिटी भी मिलनी चाहिए, जो धीरे धीरे मिल रही है। बट अभी भी प्रोपोर्शन बहुत कम है, बहुत कम है। इंडिया, अगर मैं सिर्फ स्टार्टअप्स की बात करूँ, सो इंडिया हैज द थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड। तीसरे नंबर पे विमेन पार्टिसिपेशन रेट 4% है एंटरप्रेन्योरशिप में, और ज्यादा रूरल में, क्योंकि वहां पे इंडिविजुअली औरतें अचार बेचती हैं, आम बेचती हैं, दे आर मोर इन्वॉल्व इन बिल्डिंग बिजनेसेस वर्सेस इन अर्बन सिटीज। तो ये एक्चुअली बहुत बड़ा गैप है, और उसको हमने कवर कर दिया तो फिर वी आर इक्वल टू द बेस्ट नेशंस इन द वर्ल्ड, आई फील सो। And now it's growing as we have all seen in the Shark Tank कि उसमें भी काफी ह्यूमन एंटरप्रेन्योर्स आ रही थी। मुझे लग रहा है कि अब सीन चेंज हो रहा है, थोड़ा थोड़ा अब बढ़ रहा है, बढ़िया हो रहा है। जी। So Srishti, moving on to the next question, tell us about your struggles which you have faced in your life till now. The struggles, if I tell you the struggles that I faced in my life, so it will be extended for a very very long time, so I'll try to keep it very short. So initially, Priyanshu, I hate talking about girls being victimized या girls को opportunity नहीं मिलती because of a gender. I hate talking about it because fortunately I come from a family where I've never been told that I cannot do a certain thing because I'm a girl or a boy.
मेरे पेरेंट्स ने हमेशा मेरे और मेरे भाई को इक्वली देखा, शायद मुझे ज्यादा ही प्यार करते हैं और उसे कम करते हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो उस मेंटालिटी से आई स्टार्टेड माय जर्नी वेयर आई वाज थिंकिंग दैट व्हेन आई गो आउट with an idea, with something productive, job generation या कुछ भी, तो I'll be recognized for my merit and not by seeing my gender. But unfortunately when you step into the real world, तो 16-17 साल की उम्र में ना आप अलग ही दिमाग से, मतलब अपने स्ट्रॉबेरी वर्ल्ड में रहते हो। तो मैं इस स्ट्रॉबेरी वर्ल्ड में थी कि पीपल आर लाइक वेरी मच फेयर व्हेन यू गॉट, बट अनफॉर्चुनेटली दैट इज समथिंग दैट डिडंट हैपन। तो अगर मैं सिर्फ अपनी बात करूँ, आई जस्ट टॉक अबाउट माय स्ट्रगल, सो as I've said, I started very young. So initially na, people didn't believe in me. Them not believing in me was one of the biggest setback, क्योंकि my parents always wanted me, coming from an financially and a place where my parents have always prioritized education over anything. तो वो चाहते थे that I go for a more stable career, engineering हो गया, doctor हो गया। तो मैं science student थी and I took non medical, और वो मेरे ऊपर था कि दे वांटेड मी टू गेट इनटू एन इंजीनियरिंग जेई कॉलेज। तो वो नहीं हुआ मेरा पेपर, तो आई फेल्ड। बहुत अच्छा हुआ, वेयर लुक बैक दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स दैट हैपेंड। सो अल्टरनेटिव उसका वो सोचे थे कि ठीक है, इंजीनियरिंग नहीं हुई तो इस कॉलेज से नहीं दूसरे कॉलेज से कर लेगी, या शी कैन टेक अ ड्रॉप और मेडिकल लेके शी कैन गेट इनटू मेडिकल एंड ऑल। तो वो सब मेंटालिटी था। तो जब मैं गई इतनी कम उम्र में उनके पास से बोलने दैट आई वांट टू बी एन एंटरप्रेन्योर, सो वो सबसे बड़ा रिजेक्शन था, बिकॉज उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस बिल्ड करना बहुत रिस्की होता है, और उन्हें लग रहा था कि मैं ना कोई पिक्चर से इंस्पायर हो गई हूँ कि ठीक है, मैंने सूट वूट में कोई इंसान देख लिया, आई जस्ट गॉट इंस्पायर्ड। सो रिजेक्शंस इन द इनिशियल फेज बिकॉज ऑफ माय एज एंड जेंडर, I would say, has been one of the major struggle. People not believing in you has been one of the major setbacks. तो अगर मैं struggles की बात करूँ तो struggles तो बहुत है प्रियांशु, अभी तो बहुत चीजें करनी है, and I would say I'm still struggling. I haven't reached that level, but at the initial phase I would say disbelief, चाहे वो parents से हो, friends से हो। friends को जब आप बताते हो, they don't take you that seriously, no, उनको भी लगता है कि आप मजाक कर रहे हो या तुम inspired हो by seeing any movie. So for me initial struggle has been because of my age and gender. तो डिसबिलीफ लोगों का बहुत ज्यादा रहा है इनिशियली मेरी जर्नी में, बट हाँ, सेल्फ बिलीफ इज समथिंग दैट वर्क फॉर मी। आई वाज वेरी मच श्योर दैट दिस इज समथिंग दैट आई वांट टू डू, और रिजल्ट्स लाना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब तक मैं रिजल्ट्स नहीं लाऊंगी तो कोई बिलीव नहीं करेगा, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई डिड। तो धीरे 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 वो डिसबिलीफ बिलीफ में बदल गया, एंड नाउ आई फील फॉर्चुनेट इनफ बिकॉज दे आर हैप्पी दैट आई एम डूइंग व्हाट आई वांट टू डू, एंड एज लॉन्ग एज आई एम एंजॉयिंग एंड आई एम हैप्पी चेजिंग माय ड्रीम्स, सो दे आर आल्सो हैप्पी। तो दिस इज व्हाट इट इज राइट नाउ। कूल। तो मैं एक चीज़ फिर भी बोलूँगा कि व्हाट यू हैव सेड कि कि आपके भाई से आपको ऐसा लगता है कि आपके पापा ज़्यादा आपको मानते हैं। ये मैं बोलूँगा इंडिया में हर एक बहन को लगता होगा कि उसके भाई से ज़्यादा उसको मान रहे हैं। ये सच है, ये मेरे केस में सच है। ये और आपके आजकल ऐसा होता है, पेरेंट्स ज्यादा, मुझे लगता है दैट नाउ पेरेंट्स आर मोर लवेबल टुवर्ड्स देयर लाइक गर्ल चाइल्ड वर्सेस देयर बॉय चाइल्ड। मतलब आप बता सकते हो, आपकी सिस्टर्स है तो यू वुड हैव एक्सपीरियंस्ड इट। मेरी बहन तो है, बट हम इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, सो डेफिनेटली मैं उधर नहीं जाऊंगा, बट ठीक है, बराबर प्यार करते हैं, ऐसा बोलो। पर ठीक है, जोक्स अपार्ट, अगर फैमिलीज की बात हो रही है तो फैमिली से ही एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है कि लेट्स टॉक अबाउट द फैमिली। लाइक कि जब आप स्टार्ट कर रहे थे तो फैमिलीज के तरफ से क्या था, कैसा सपोर्ट था, एंड कितना सपोर्ट था, और कुछ उधर से प्रॉब्लम आई तो क्या प्रॉब्लम्स आई, और अभी इतना कुछ अचीव करने के बाद अभी आपकी फैमिली कैसे देखती है आपके सक्सेस को या आपको, और अब क्या उनका रिएक्शन है, उसके बारे में थोड़ा बताएं। श्योर है, हम जैसे मैंने बोला स्टार्ट जब किया था तो पेरेंट्स एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं इंजीनियर या डॉक्टर बनूं मैक्सिमम। तो सबसे पहले तो उन्होंने यही बोला कि ये करने की कोई जरूरत नहीं है, कि तुम कॉलेज में एडमिशन लो एंड अपना हायर स्टडीज एमबीए वगैरह पे फोकस करो। तो वहां से सबसे पहला रिजेक्शन ही वो था, और तब ऑप्शन दो थे, एक कि मैं चुपचाप बात मान लूं और जो वो बोल रहे हैं वो बोल दूं, क्योंकि पेरेंट्स कभी अपने बच्चे का बुरा नहीं चाहते। तो वो भी इस मेंटालिटी से बोल रहे थे कि यार हर पेरेंट चाहता है कि उसका बच्चा प्रोटेक्टेड रहे, स्पेशली आपके गर्ल चाइल्ड जो है। तो मैं, हर किसी के पेरेंट्स प्रोटेक्टिव होते, तो आई थिंक फ्रॉम दैट विजन दे नेवर वांटेड मी टू स्टार्ट एक्सपेरिमेंटिंग, या मैं धक्के खाऊं या मैं इंटर्नशिप्स करूं। वो चाहते थे कि चुपचाप कॉलेज जाओ, पेपर दो, एमबीए करो और आगे जॉब ले लो। दे वांटेड दैट, बट उस टाइम पे मैं बाय नेचर ना थोड़ी जिद्दी हूँ, तो मैं वही करती हूँ जो मेरे को करना है। तो तब मैंने क्या किया, मैं घर पे बताती नहीं थी, मैं कंटिन्यू डूइंग दिस, मतलब चाहे वो इन्वेस्टर मीट पे जाना हो, इंटर्नशिप्स करनी हो, कॉलेज बंक कर करके मैं ये सब चीजें करती थी, बिकॉज दिस इज समथिंग दैट आई रियली वांटेड टू डू। तो स्टार्टिंग में तो बहुत बड़ा रिजेक्शन था। माय डैड स्पेसिफिकली ही नेवर वांटेड मी टू
experiment into all these things. वहाँ से तो बहुत it was a big no. तो घर वालों के हिसाब से I used to go to college, but actually मैं वो बंक करके जाती थी इंटर्नशिप्स करने या सीखने या जो भी चीज़ें मुझे करनी होती थी. और हाँ, बट इस बिलीव से कि यार झूठ ज़्यादा टाइम नहीं बोलूंगी क्योंकि बाहर से उन्हें पता चलेगा तो अच्छा नहीं लगेगा. तो मेरा फोकस ये था कि यार मैं जल्दी से ना कुछ कर लूँ या कुछ प्रूव कर लूँ या कुछ चेंज ले आऊँ अपने काम से या कुछ भी शुरू कर दूँ कि मैं कुछ दिखा पाऊँ कि चलो ठीक है, आप जो बोल रहे थे ऐसा नहीं हुआ, इट्स नॉट दैट रिस्की, आई एम गुड एट इट. तो आई थिंक वो टाइम था जहाँ मैं खुद को भी डिस्कवर कर रही थी, बट मेरा जिद्दी होना मेरे काम आ गया. तो अब when they see कि चलो ठीक है रिजल्ट्स ला रही है या शी इज डूइंग समथिंग या इसके काम की वजह से इम्पैक्ट हो रहा है, तो धीरे धीरे वो जो नोज है वो येस में बदल जाते हैं और गालियां तालियों में बदल जाती हैं. बट इनिशियली यार रिजेक्शन हर किसी से आता है. व्हेनेवर आई गेट द चांस टू स्पीक टू स्टूडेंट्स ऑल्सो, स्कूल के हो गए, कॉलेज के हो गए, वो सब ये बोलते हैं कि यार पेरेंट्स नहीं रेडी हैं तो क्या करें. तो मैं ये कहूंगी कि घर में जिद्दी हो खुद के लिए, बट घर में उनको कन्विंस करने का एक तरीका है. कॉलेज मत छोड़ो, बिल्कुल रिस्की चीज मत करो, साथ साथ उसको करते रहो एंड धीरे धीरे व्हेन यू सी रिजल्ट्स बीइंग जनरेटेड तो घर वाले भी मान जाते हैं. एटलीस्ट दैट्स व्हाट हैपेंड. एंड नाउ टच वुड माय पेरेंट्स आर वेरी हैप्पी दैट आई चोज एंटरप्रेन्योरशिप बिकॉज उन्हें लग रहा है कि नॉर्मल कॉर्पोरेट में शायद मेरे को इतना एक्सपोजर सीखने को नहीं मिलता वर्सेस व्हाट आई हैव बीन डूइंग हियर. सो नाउ दे आर वेरी वेरी हैप्पी, आई वुड से. That's cool, man. So let's ये जो हमारा पहला सेगमेंट था इस पॉडकास्ट का, इसी क्वेश्चन के साथ खत्म होता है. सो पहला सेगमेंट के बाद नाउ वी मूव टू द फैंस क्वेश्चन सेकंड सेगमेंट में. एंड बेसिकली जो ये आपके ही फैंस हैं या फिर आपके आइदर आपके जो कहीं आप वीडियोस इंटरव्यूज वगैरह दियो या पब्लिक स्पीकिंग, वहाँ पे फैंस आपसे डायरेक्टली तो नहीं क्वेश्चन पूछ सकते, बट मतलब मेरी टीम ने कुछ क्वेश्चंस फिगर आउट किए और निकाले, वो क्वेश्चंस मैं आप तक पहुंचा देता हूं एंड आप उन फैंस को रिप्लाई दे दे. इस पॉडकास्ट के थ्रू उनको भी रिप्लाई मिल जाएगा. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन कि कोई पूछ रहा है कि व्हाट डू यू वांट टू अचीव नेक्स्ट, लाइक आफ्टर यू हैव अचीव्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स, सो अब आगे क्या, व्हाट नेक्स्ट? That's a very nice question, but I would say it seems that I've achieved a lot, but I would say I have just started. I'm still very very young. I'm not even 25. तो नेक्स्ट अचीव करने को बहुत सारी चीजें हैं. अभी तक तो मैंने बहुत ज्यादा धक्के खाए हैं. फाइनली अब लाइफ में आई हैव कम टू अ प्लेस वेयर आई एम वेरी मच श्योर दैट व्हाट इज इट दैट आई वांट टू डू. सो द नेक्स्ट थिंग आई वुड से अहम टू आंसर दिस क्वेश्चन इज दैट आई स्टार्टेड सम प्रोजेक्ट्स एंड आई स्टार्टेड दैट विद अ विजन. मेरा विजन ये है कि मैं अपनी गेमिंग प्लेटफॉर्म को एक आईपीओ लेवल तक लेके जाऊं और जो प्रॉब्लम हमने आइडेंटिफाई की है हम उसको जड़ से सॉल्व करें. तो नेक्स्ट थिंग दैट आई वांट टू अचीव, लाइक द वेरी नेक्स्ट थिंग इज ऑफ कोर्स कि मेरे जो प्रोजेक्ट्स हैं स्पेशली गेम दैट रीचेस टू एन आईपीओ लेवल. एंड ऑफ कोर्स विद शक्ति मेरा विजन ये है कि मैं चाहे 4 साल लगे, 5 साल लगे, 10 साल भी लगे, इस प्रोडक्ट को लिटरली हर घर तक, हर गांव तक, हर लड़की तक पहुंचाऊं कि हर 16 मिनट में जो हम एक रेप केस देखते हैं ना, ये अनफॉर्चुनेट चीजें ये ना हो. तो ये दिस इज लाइक द नेक्स्ट थिंग दैट आई वांट टू डू, टेक माय कंपनीज एट एन आईपीओ लेवल. अगर आईपीओ लेवल तक मैं डिफाइन ना करूं तो एक्चुअली लोगों की लाइफ चेंज कर पाए. दैट्स द नेक्स्ट थिंग दैट आई वांट टू डू, आई वुड से. तो अगला फ्रेंड्स का सवाल है, व्हाट आर योर टिप्स फॉर ग्रोइंग अ कंपनी? I would say there are a lot of things that are important when you are in the business. सबसे पहली चीज जो मैं कहूंगी ग्रोथ के लिए वो है इनोवेशन. आपको आज के एरा में जहाँ पे टेक्नोलॉजी हैज ओवरटेकन ऑफलाइन एंड ट्रेडिशनल बिजनेसेस, वहाँ पे इनोवेट करना बहुत जरूरी है. तो लोग क्या करते हैं, लोग इनिशियली एक प्रोडक्ट बनाते हैं, देन दे स्टॉप इवॉल्विंग, दे स्टॉप डूइंग द R&D एंड दे स्टॉप एक्सपेरिमेंटिंग. और उस रीजंस की वजह से बहुत सारे बिजनेसेस शट डाउन हो जाते हैं. सो वन ऑफ द रीजंस दैट one of the tips that I would suggest, which is very very important for growth, is that keep on innovating, keep on doing the R&D. हर बारी ये समझो कि आपके प्रोडक्ट में आप और क्या नया ला सकते हो, क्या इनोवेट कर सकते हो. क्योंकि अगर आपने वो इनोवेशन या R&D रिसर्च रोक दिया तो कोई भी कल को उठ के आएगा और आपकी कंपनी को स्वैप दे, टेक अप all your customers and the competition will actually beat you up. So keep innovating if you want to ensure growth. And second, I would say, please understand your customers. It's very, very important to understand our customers, Priyanshu, because ये problem बहुत है. As entrepreneurs, हमें क्या लगता है कि एक problem है, हमने उसका solution निकाल दिया और वो solution customer को पसंद आएगा ही आएगा, या ये वही solution है जो customer को चाहिए था बिना जाने अगर customer उसको चाहता है या नहीं चाहता. So I would say, second most important thing is that please know your customer well. उन्हीं से feedback लो, बार बार लो, not just one twice.
be in the shoes of your customer and see what is it that the customers want. And जब जितना आप अपने कस्टमर से कनेक्टेड रहोगे, जितना आपके कस्टमर्स आपको प्यार करेंगे, उतनी ही आपकी कंपनी की ग्रोथ होगी. यू नो दे से कस्टमर इज द किंग एंड इट्स ट्रू. आप कितना भी बढ़िया प्रोडक्ट बना लो, कुछ भी कर लो, बट अगर कस्टमर उससे रिलेट नहीं कर पा रहा है, इट विल नॉट गो एनीवेयर. So 2 tips, you know, in case you want to keep on growing with your business is number 1, please don't stop evolving and doing the R&D. Research करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है and keep on improving in your product. And second, be close to your customer. I think I have learned it the hard way, but ये 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं if you want to, you know, survive in the market, I would say. Cool. So एक और अगला फैंस का कोई क्वेश्चन लेते हैं कि like somebody asking कि I want to communicate in English, right? So how can I improve that? उसके बारे में कोई इंग्लिश टिप्स, how can he or she maybe improve that? I'll answer that question in Hindi. So सबसे पहले whosoever want to improve their English, सब you know English को सबसे पहले कोई हवा मत समझो. Don't think it a very very big thing या वो कोई सक्सेस का फॉर्मूला है आपकी पर्सनालिटी एनहांसमेंट के लिए. ऐसा नहीं है. इंडिया में आज भी मेजरली लोग हिंदी में ही बात करते हो. जैसे हिंदी एक लैंग्वेज है, वैसे इंग्लिश एक लैंग्वेज है. तो सबसे पहले आपको, इसीलिए हम पॉडकास्ट भी हिंदी में शूट कर रहे हैं. ऑफ कोर्स, आई मीन मैं यहाँ पे 4 इंग्लिश में बातें भूल के चली जाऊंगी, वो किसी को समझ नहीं आएगी, तो फायदा क्या है. तो इंग्लिश एग्जैक्टली, सो इंग्लिश सबसे पहले एक लैंग्वेज है. तो बहुत लोग इंग्लिश से इतना डरते हैं, तो सबसे पहले उससे मत डरो. जस्ट अ लैंग्वेज. रशियन एक लैंग्वेज है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, तो इसको हवा मत बनाओ. ये कोई सक्सेस का या पर्सनालिटी का पैरामीटर नहीं होता. एंड सेकंड, अगर आपको अपनी इंग्लिश इंप्रूव करनी है तो उससे बिना डरे बहुत सारी चीजें, यूट्यूब पे इतनी सारी वीडियोज हैं इंग्लिश में. यू नो आप पैराग्राफ्स लिख सकते हो, इंग्लिश मूवीज देखना शुरू कर सकते हो, अपने दोस्तों से, घर वालों से इंग्लिश में बात करो. भले टूटी फूटी इंग्लिश में बात करते हो, बात करो. मान लो अगर आप फ्रेंच सीख रहे हो तो फ्रेंच भी तो आप यू नो मतलब टूटी फूटी लैंग्वेज में शुरू करते हो. सो देयर इज अ लॉट ऑफ कंटेंट व्हिच इज अवेलेबल ऑनलाइन. ऐसे बहुत सारी ग्रामरली जैसी साइट्स भी हैं जो पर्टिकुलरली आपको इंग्लिश सिखाती हैं. तो ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो आप सीख नहीं सकते. तो इंग्लिश भी आप ऑनलाइन बहुत फ्री कंटेंट अवेलेबल है, उससे सीख सकते हो. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली उससे डरना छोड़ दो, क्योंकि बहुत लोग डरते हैं. मैंने देखा है इंग्लिश बहुत ज्यादा हमारे दिमाग में. ऐसा कुछ नहीं है. हम हिंदुस्तानी, हम हिंदी में बात कर सकते हैं. वी यू नो वी हैव लाइक वन ऑफ द बिगेस्ट पॉपुलेशन. हिंदी स्पीकिंग पॉपुलेशन इज वन ऑफ द बिगेस्ट इन द वर्ल्ड. सो सीखने को सब कुछ सीखी जा सकती है. कॉन्फिडेंस सीखा जा सकता है, फाइनेंस सीखा जा सकता है, तो इंग्लिश भी सीखा जा सकता है. अ लॉट ऑफ कंटेंट. सिर्फ आपके अंदर वो भूख होनी चाहिए, चाह होनी चाहिए. टूटी फूटी में बात करो, बट अपने दोस्तों से, घर से, कैसे भी बात करो. और यूट्यूब पे बहुत कंटेंट है आजकल. लर्निंग एनीथिंग ऑनलाइन इज द इजीएस्ट जॉब फॉर फ्री. सो डू वॉच दैट. नॉर्मल बहुत कंटेंट मिलेगा. तो जो भी इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं, प्लीज यू नो ऐसे करो, बहुत आराम से हो जाएगा. इट्स नथिंग मेजर, इट्स वेरी इजी. आई होप ये टिप्स जिसने भी पूछा होगा उन्हें हेल्प मिलेगी. एंड प्रॉब्लम पता है क्या है कि इंडिया में हमारा, इंडिया इज लाइक, इंडिया या फिर वर्ल्ड में मोस्टली पीपल आर लाइक स्टेटस ड्रिवन, राइट? सो उन्हें लगता है इंग्लिश भी एक स्टेटस ड्रिवन का एक पार्ट है कि अरे इंग्लिश आती तो मेरा स्टेटस हाई है, नहीं आती तो लो है. हाँ, और ये बहुत गलत वो मतलब माइंडसेट है. इससे ऐसा कुछ भी नहीं है. आप यूएस में जाओगे, कितने लोगों को हिंदी आती है? नहीं आती, राइट? तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि उनका स्टेटस नहीं है. वो कितने कॉन्फिडेंट है अपनी लैंग्वेज में कि उन्होंने पूरी दुनिया को मजबूर कर दिया कि वो इंग्लिश को एक स्टेटस कोड बनाए, राइट? तो ये सिर्फ मेंटालिटी है, मैं कहूंगी. तो अगर हिंदी भी बोल रहे हो ना, तो इतने कॉन्फिडेंस से बोलो. तुम्हें समझ नहीं आती ना, तो तुम हिंदी सीख के आओ. यू शुड लाइक हैव दैट कॉन्फिडेंस. किसी भी भाषा में बात करो, बट कॉन्फिडेंस से बात करो. इंग्लिश को पैरामीटर ऑफ स्टेटस वगैरह मत बनाओ यार. इतने बड़े बड़े बिलियनर्स है, वो भी हिंदी में बात करते हैं, तो हु आर वी? सो इट्स आई डोंट थिंक वो. इसलिए मैंने पहले डर की बात की कि पहले दिमाग से हवा निकालो कि इंग्लिश बहुत बड़ी चीज है. कुछ नहीं है. रशियन लैंग्वेज है, हिंदी लैंग्वेज है, इंग्लिश भी लैंग्वेज है. सब सीख सकते हैं, सब सीख जाओगे. दैट्स इट. कूल. सो इसी टिप्स के साथ हमारा ये फैंस क्वेश्चन को खत्म करते हैं. नाउ मूव टू द आवर लास्ट एंड थर्ड सेगमेंट, जो कि है रैपिड फायर. तो रैपिडली इसमें हम चाहेंगे कि आप रैपिडली रिप्लाई दो. जो भी क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चंस मतलब हम दोनों ने पिक किया आपके लिए, एंड 1 by 1 करके क्वेश्चंस पूछेंगे. आपको रैपिडली जल्दी जवाब देना है, ठीक है? सो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द बेस्ट एडवाइस यू एवर गॉट? द बेस्ट एडवाइस आई एवर गॉट इज टू लिसन टू माई हार्ट. अपने दिल की सुनो, और लोग कुछ भी बोलते हैं तो उस पर ज्यादा ध्यान मत दो, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आप अपने साथ रहते हो. तो अपनी सुनना सबसे ज्यादा जरूरी है, औरों की सुनना इतना ज्यादा जरूरी नहीं है. दैट्स द बेस्ट एडवाइस आई गॉट. Next question I will say, what advice would you give to the young entrepreneurs who wants to
like come in this startup field and all, wants to start a startup, कोई ऐसा एक एडवाइस हो यंग एंटरप्रेन्योर का आप देना चाहते हो? मैं 2 एडवाइस दे सकती हूँ। Of course, go ahead. ओके, सो द फर्स्ट एडवाइस इज दैट प्लीज नो आप स्टार्टअप क्यों करना चाहते हो। मनी से, फेम से, इंटरव्यू से अट्रैक्ट होकर स्टार्टअप मत करना, फंस जाओगे। अगर तुम्हें लग रहा है बहुत पैसे कमा सकते हो, पहले दिन घुस के 6 महीने में, 1 साल में फंस जाओगे, तो प्लीज नो व्हाई डू यू वांट टू स्टार्टअप। स्टार्टअप शुरू करने से पहले ना पर्पस बहुत क्लियर होना चाहिए कि मैं क्यों करना चाहता हूँ या क्यों करना चाहती हूँ। अगर वो क्यों तुम्हारा क्लियर है ना, व्हाई इज इट दैट आई वांट टू डू इट, तब स्टार्टअप में घुसना। क्योंकि स्टार्टअप अहम दूर से बहुत फैसिनेटिंग लगता है। शार्क टैंक के बाद बड़े बड़े चेक्स देखते हैं, इंटरव्यूज देखते हैं, फोर्ब्स देखते हैं, फरारी देखते हैं, रियलिटी नहीं होती। तो फर्स्ट एडवाइस इज दैट प्लीज बी वेरी श्योर कि तुम सबसे पहले स्टार्टअप करना क्यों चाहते हो। पैसे के लिए घुस रहे हो तो मत घुसना, 1000 दिन तक कोई पैसे नहीं कमाता, दैट इज अ स्टार्टअप रूल। सेकेंड, इफ यू आर श्योर दैट व्हाई इज इट दैट यू वांट टू स्टार्टअप, अगर तुम सच में चाहते हो कि तुम्हारे काम से लोगों की लाइफ चेंज हो या कुछ इम्पैक्ट आए, तो माय ओनली एडवाइस इज स्टार्टअप। ये बेकार चीजें मत सोचना कि एमबीए करेंगे तो स्टार्टअप कर पाएंगे, जॉब से बोर होंगे तो स्टार्टअप कर पाएंगे, कॉलेज के बाद स्टार्टअप कर पाएंगे। डोंट थिंक ऑल ऑफ दैट, ये सब बहुत फालतू बातें हैं। मैं 16 साल की उम्र में शुरू करके अगर कुछ कर सकती हूँ, सो यू ऑल्सो कैन। सो द सेकेंड एडवाइस इज जस्ट गो फॉर इट। लूज करने को कुछ नहीं है, जब तुम यंग हो कुछ भी नहीं है। टाइम फालतू जगह यूज करोगे, उसको स्टार्टअप में लगा लो। ये रैपिड फायर है, बट आई ट्राई टू फिक्स दिस। सो यस, सेकंड एडवाइस इज दैट जस्ट स्टार्टअप, दैट्स द सेकंड एडवाइस। Cool, cool. या तो अगला है, डू यू हैव एनी रिग्रेट्स? यस, आई थिंक आई हैव सर्टेन रिग्रेट्स, और वो मेरी एडवाइस से ही आया। पहले रिग्रेट था, फिर मुझे एडवाइस मिली। तो मेरा रिग्रेट यही है कि मैंने बहुत टाइम तक खुद पे विश्वास नहीं किया, खुद पे बिलीव नहीं किया, जिसके चक्कर में मैंने बहुत रैंडम ओपिनियंस को अपने ऊपर हावी होने दिया, और मैंने टाइम बहुत वेस्ट किया। जैसे मुझे मेरे दोस्तों ने कहा ऐसे उठ के कि मॉडलिंग के लिए ट्राई कर लो, और मैं चली गई बिना सोचे if I really want to do it or not। तो मेरा रिग्रेट यही है कि मैंने बहुत फालतू ओपिनियंस को अपने ऊपर इफेक्ट होने दिया, जो मुझे नहीं देना चाहिए था। That's it. That's my only regret. बाकी I don't have regrets. Okay, so move to the next question. Like, what motivates you to get out of the bed in the morning? My vision. I am very, very clear by God's grace that what is it that I'm meant to do by my work. तो मुझे पता है कि मुझे कितने टाइम में क्या करना है, और वो जो टनल विजन है, जो एंड में मैं देखती हूँ कि ये सब करने के बाद दिस इज द एंड दैट आई वांट। सो वो विजन मुझे सोने नहीं देता। आई वुड से आई एम नॉट मोटिवेटेड, आई एम इंस्पायर्ड, क्योंकि आई बीइंग अ स्पिरिचुअल पर्सन आई एम वेरी क्लियर अबाउट व्हाई एम आई डूइंग दिस, व्हाई एम आई डूइंग दैट। तो मैं उसके बारे में बहुत क्लियर हूँ। तो मेरा जो विजन है वो मुझे रोज उठा देता है, एंड आई हैव द एनर्जी कि मुझे सब कुछ करना है, ये वो आई वांट टू डू एवरीथिंग। सो माय विजन मेक्स मी अप इन द मॉर्निंग। या Cool. What is the one of the biggest challenges you have ever faced to date? One of my biggest challenges is disbelief. People not believing in myself, I not believing in myself, is one of the biggest challenge that I face, and it all points to कि अगर मुझे खुद पे विश्वास है तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, और ये चीज मुझे पहले नहीं पता थी। तो वो मेरा सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि मुझे लगता था कि जो एडवाइस दे रहा है, और आप यंग होते हो यार, तो आप हर किसी की एडवाइस सुन लेते हो। तो मेरा सबसे बड़ा जो चैलेंज रहा है वो खुद पे भरोसा ना करना रहा है, जो मेरी सबसे बड़ी गलती है मुझसे। Okay, so as I know, like you are a serial entrepreneur, so I hope कि आपके पास बहुत ज़्यादा free time नहीं होता होगा, but still I will ask you, what do you do in the free time? In my free time, I drive at times because driving is my therapy. तो मुझे ड्राइव करना बहुत अच्छा है। तो मैं बहुत ओवर स्पीड में, मतलब डोंट ट्राई दिस एट होम और एट रोड्स, बट आई डू दिस फ्री टाइम पे। जब मुझे मैं बहुत टेंस फील होता है ना, मतलब लाइक पीपल स्मोक एंड दे डू सर्टेन थिंग्स, फॉर मी ड्राइविंग इज माई थेरेपी। तो मैं गाड़ी लेके निकल जाती हूँ हाईवे पे, और मैं 120 तक की पे खींचती हूँ गाड़ी। तो आई डू दैट इन माई फ्री टाइम। और बाकी मूवीज वगैरह देख लेती हूँ यार कभी कभी जब टाइम मिलता है, बट ज्यादा टाइम नहीं मिलता। या आई लव स्लीपिंग, तो मैं सो भी जाती हूँ फ्री टाइम में। दैट्स द ओनली थिंग दैट आई डू। या Cool. तो अगला सवाल थोड़ा ज्यादा ही मुश्किल है, व्हाट्स योर नेटवर्थ? Next question. I will not answer that question because अभी शायद expectations बहुत ज्यादा होंगी काम सुन के, but reality में इतनी नहीं है, so we'll skip to that. अभी to be very honest guys, I think I'm a nobody to talk about my network, but that's a very nice question that made me feel very good about myself. But we'll go to the next question. Okay, अगला एक और embarrassing question है. Let's talk about your crush. Any crush you have?
लाइक लेट्स टॉक अबाउट द बॉलीवुड। इंडिया में हमारे बाहर वाले भी हो तो बता सकते हो। हाँ जी, बाहर में है डेविड गैंडी करके, ही इज अ इंटरनेशनल सुपर मॉडल, सो आई रियली लाइक हिम, लाइक द वे ही लुक्स एंड हिज पर्सनालिटी, वो मुझे बहुत पसंद है। इंडिया की बात करते हैं, बॉलीवुड की बात करें तो I like Ranbir Kapoor. Ranbir Kapoor मुझे as a kid I had a like very big crush on Ranbir Kapoor. मतलब मैं हमेशा सोचती थी कि यार अभी मैं नहीं बोलूंगी, मैं embarrassing हो जाएगा, बट मैं हमेशा सोचती थी कि यार रणबीर कपूर is like the epitome of, he's so cute and all of that. So I've had a very big crush on Ranbir Kapoor in Bollywood, I would say. काश ये इंटरव्यू आलिया भट्ट तक पहुंच जाए। काश पहुंच जाए और उसके बाद वो उसको छोड़ दे और नहीं फिर उन्हें मेरा ये नंबर मिल जाए, then I start talking. ये गलत हो गया। आलिया भट्ट तक क्यों पहुंचे भाई, रणवीर कपूर तक पहुंचे। अच्छा है, फिर तो रणबीर कपूर ही छोड़ देगा, दैट्स इवन बेटर, वहां तक पहुंचा देना इसको। ओ भाई साहब, इतना कॉन्फिडेंस क्या, रणवीर कपूर आलिया भट्ट को छोड़ देगा भाई, चलो आ जाओ। एंटरप्रेन्योर ऐसे ही नहीं होते हैं, कॉन्फिडेंस तो कूट कूट के भरा है हमें। यस। डेफिनेटली हमारे पास एक चीज ही तो होता है, कॉन्फिडेंस। हाँ, So कॉन्फिडेंस इज next, वेरी इंपॉर्टेंट यार। so next question. What have you done that you are the most proud of? I would say starting Kilkari. It started accidentally, but I am very happy कि वो accidentally शुरू हुआ। But जब आज मैं देखती हूँ कि किलकारी में एक बच्चा जो भीख मांग रहा था वो स्कूल यूनिफॉर्म में अब स्कूल जाता है, तो that makes me feel very proud. So I'm very happy and proud that I started Kilkari, I would say. अच्छा, आप ये बता सकते हैं कि किलकारी शुरू करने का आइडिया आपके पास कैसे आया? एक्सीडेंट था प्रियांशु, जैसे मैं कहूंगी, मैं कभी घर से बाहर ये सोच के नहीं निकली थी कि मुझे किलकारी जैसा कुछ स्टार्ट करना है, तो थोड़ा लंबा है बट चलेगा, लाइक इफ आई शेयर द स्टोरी हियर। क्विक इन शॉर्ट इफ इट ठीक है, वील कीप इट शॉर्ट। सो इट स्टार्टेड एक्सीडेंटली। मेरा कॉलेज में एडमिशन हुआ था, झंडे वाला ने एक जगह है दिल्ली में मेट्रो स्टेशन के नीचे, तो वहां मैं गाड़ी से घर जा रही थी, तो वहां मैंने देखा कि एक बच्चा भीख नहीं मांग रहा था बट वो न्यूज़पेपर लेके गाड़ी से गाड़ी जा रहा था। तो ऐसे बोलते हैं ना, कुछ मोमेंट्स होते हैं लाइफ में जो आपको एकदम से बस समझ नहीं आते, तो मेरे लिए वही एक मोमेंट था। वो कहते हैं ना दैट मैं बिल्कुल आई वाज फीलिंग वेरी हैंडीकैप्ड, कह रहे बच्चा शायद पढ़ना चाह रहा है और मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ, तो दैट वाज वन ऑफ द मोमेंट्स दैट इंक्लूडेड मी। तो मैंने गाड़ी रोकी और मैं ऐसे, वो बच्चे थे जो मेट्रो स्टेशन के नीचे रहते, तो उनके पक्के घर भी नहीं थे, तो वहां मैं गई, मैंने थोड़ा इन्वेस्टिगेट किया, तो मुझे पता चला कि लोगों का एडमिशन नहीं होता स्कूल में, एंड तब तक मुझे लगता था कि शायद इनके पेरेंट्स ही इनको स्कूल में नहीं भिजवाना चाहते। तो जाके इन्वेस्टिगेशन की, स्कूल में गई, प्रिंसिपल से बात की, तो वहां जाके पता चला कि एक्चुअली दीज टीचर्स डोंट लेट देम एडमिट, क्योंकि उनके हिसाब से गली के बच्चे जो स्कूल का माहौल खराब करते हैं। जबकि मैंने एटलीस्ट इतना पढ़ा था कि राइट टू एजुकेशन, हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है वो हर बच्चे को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन का राइट देती है। तो ये एक्सीडेंटली शुरू हुआ, जहाँ आरटी के अंडर पहले मैंने उन बच्चों का एडमिशन कराया, और धीरे धीरे फिर मुझे रियलाइज हुआ कि प्रॉब्लम उतनी नहीं है। एक हफ्ते बाद जब मैंने 13 बच्चों का एडमिशन करा दिया था और मैं फिर से उन बच्चों को देखने गई, तो उनमें से 8 बच्चे ड्रॉप आउट कर गए थे। तो मुझे गुस्सा बहुत आया कि यार तुमने मेरी इतनी मेहनत लगवा दी, ड्रॉप आउट क्यों किया। तब मुझे रियलाइज हुआ कि प्रॉब्लम और बड़ी है, क्योंकि आरटीई के हिसाब से 10 साल का बच्चा 5th क्लास में ही बैठ सकता है, जबकि वो बच्चा है जिसको ABCD भी नहीं आती। तो प्रॉब्लम रूट लेवल पे थी। तो तब हम लोगों ने किलकारी शुरू किया, मैंने अकेले एडमिशन कराया, फिर मेरे 2-3 दोस्तों ने शुरू किया, हमने एक पाठशाला शुरू की, और हम 2 प्रॉब्लम्स पे काम करते हैं। नंबर 1, जो बच्चे आप भीख मांगते हुए देखते हैं, सड़क पे देखते हैं, जो स्कूल नहीं जाते, उनका एडमिशन कराते हैं अंडर राइट टू एजुकेशन। एंड सेकेंड, आई वुड से उनके बेसिक्स क्लियर करते हैं हमारी किलकारी पाठशाला में। तो आज हमारी जो टीम है उसमें 500 से ज्यादा लोग हैं, 5000 से ज्यादा बच्चों का हम एडमिशन करा चुके हैं, 18 से ज्यादा पाठशाला हम चलाते हैं दिल्ली, गुड़गांव और नोएडा में। सो प्रोजेक्ट is I would say the closest to my heart, but ये शुरू एक्सीडेंटली हुआ था। दिखा कि यार थोड़ा टाइम देने से एक बच्चे की तो जिंदगी बदल रही है, मेरा क्या गया, आधा घंटा 1 घंटा, बट वो बच्चा एक्चुअली जिसको अपने करियर या फ्यूचर में कुछ उम्मीद ही नहीं थी, आज वो पढ़ पा रहा है, आज वो कह रहा है कि हाँ मुझे भी टीचर बनना है, मुझे पायलट बनना है। तो वो जब चीज आप देखते हो ना, कुछ जो सेटिस्फैक्शन आती है अहम, वो दैट इज इंटेंस। तो दैट इज हाउ किलकारी स्टार्टेड, एंड as I've said, I'm very happy that I started that, and it makes me very happy. कूल। एक्चुअली क्या है ना कि मतलब हमारा इंटरव्यू बहुत लंबा ना हो जाए, बट ये काफी डीप टॉपिक है, इसके बारे में हम सिर्फ बात करने लगे तो एक और पॉडकास्ट बन जाएगी। होप हम अगला इस पॉडकास्ट के बाद लोगों को पसंद आएगा, तो इसके बारे में और डीप किसी नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम जानने की कोशिश करेंगे। सो अभी लाइक फॉर द टाइम बीइंग, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द रैपिड फायर। लाइक एज एन एंटरप्रेन्योर एक नोशन होता है कि वी read a lot of books, right? So let's talk about like how many books you have read like in 2021 or like in a year. Tell us about like how many books you read in a year.
I would say I used to read a lot of books before, but now that like tendency or the number has come down. But साल में I would say 5 से 6 books तो हो जाती हैं. On an average 2 महीने में एक book cover करती हूँ. तो 2021 I would say 5 या 6 books तो मैंने पढ़ ली हैं. But problem ये है कि मैं शुरू करती हूँ, but एक book खत्म नहीं करती और दूसरी फिर शुरू कर देती हूँ. So ये that is मेरे the साथ भी problem है। with me. But फिर भी ऐसे करते करते 5 हो जाती है. मतलब 70-80% में पढ़ लेती हूँ. So yeah, on an average. Yeah, cool. सो क्वेश्चंस हमारे खत्म हुए एंड पॉडकास्ट काफ़ी मुझे लाइक हम लोगों को तो काफ़ी मज़ा आया ऐसे शूट करके और बातचीत करके। होप जब ये लोग देखेंगे उन्हें भी बहुत मज़ा आएगा। एंड नाउ लेट्स एंड दिस पॉडकास्ट। और जाते जाते एक चीज़, अगर इफ़ यू वांट टू से समथिंग अबाउट आवर इनिशिएटिव एज अ पॉडकास्ट, और लाइक से एनीथिंग at last, any message to your fans or like those who are going to watch this podcast, anything last quick. Sure. So initially, Pranshu and Ahem, I love talking to you guys. मुझे लग ही नहीं रहा था पॉडकास्ट रिकॉर्ड हो रहा है. ऐसे लग रहा है कि 3 दोस्त बैठ के बात करें. So I really enjoyed it. फैंस तो मैं नहीं कहूंगी, अभी तो बहुत मेहनत करनी है फैंस बनाने के लिए, बट आपका फैन सेगमेंट क्वेश्चन मेरे को बहुत अच्छा लगा, जिनके भी ये क्वेश्चंस थे, एंड आई हैड अ ग्रेट टाइम. और बस थैंक यू फॉर हैविंग मी. दैट्स ऑल आई वुड से, एंड ऑल द वेरी बेस्ट. कीप ऑन डूइंग द ग्रेट वर्क दैट यू गाइज आर डूइंग, एंड आई एंजॉयड माई सेल्फ. सो थैंक यू फॉर हैविंग मी. Thank you. So let's end this podcast, and till then, see you in the next episode, guys. Keep hustling.